इस वीडियो में हम सीखेंगे रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो रेस्ट एंड मोशन बेसिकली है क्या, ये आपने बचपन से सुना ही होगा, समझ भी लिया होगा कि जब भी कोई चीज़ मूव कर रही होती है तो वो मोशन होता है, और जब भी कोई चीज़ रुकी हुई होती है उसको रेस्ट बोलते हैं। तो ये तो वो डेफिनेशन है जो आपने बचपन से अज्यूम करी हो या फिर बचपन से समझी है। लेकिन अब हम इसको थोड़ा और ढंग से समझते हैं। फिज़िक्स की भाषा में रेस्ट एंड मोशन क्या है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो कि नथिंग इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं होती और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं होती। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ आपको रेस्ट में लग रही है, ज़रूरी नहीं है वो दूसरे को भी रेस्ट में लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मूविंग ट्रेन है। तो इस मूविंग ट्रेन में 4 पैसेंजर हैं, ए बी सी डी, और एक पर्सन है जो इस ट्रेन के बाहर है, ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, पर्सन ई। तो ये ट्रेन की डायरेक्शन है, ट्रेन मूव कर रही है, इस डायरेक्शन को ईस्ट बोल देते हैं। तो ट्रेन ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। तो अगर पर्सन ए से पूछो कि पर्सन बी क्या है, मोशन में है या रेस्ट में है, तो पर्सन ए बोलेगा कि जो पर्सन बी है वो रेस्ट में है। सिमिलरली पर्सन्स जो ये सी है और ये डी है, ये तीनों आदमी बी सी डी, ये तीनों जो पर्सन है, ये ए को रेस्ट में लगेंगे। क्यों? क्योंकि पर्सन ए के हिसाब से इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। जैसे जैसे समय आगे बीतते जा रहा है, समय तो बढ़ता जा रहा है, समय तो कभी रुकता नहीं है। लेकिन बी सी और डी की पोजीशन फिक्स है। जितने दूर बी 1 सेकंड पहले था, उतने ही दूर बी 1 सेकंड बाद में है ए से। फॉर एग्ज़ाम्पल, सी को ले लो। सी जो है 5 मिनट पहले अगर 2 मीटर दूर था ए से, तो अभी भी ये ए से 2 मीटर दूर है 5 मिनट बाद। तो समय तो बीत गया, 5 मिनट बीत गए, लेकिन ए और सी के बीच की जो डिस्टेंस है अभी भी वही सेम मेंटेन है। तो पर्सन ए जो है वो बोलेगा कि बी सी और डी ये तीनों रेस्ट में है, राइट। तो वो ए के हिसाब से रेस्ट में है। लेकिन अगर आप ई से पूछो कि भाई तुम बताओ क्या बी सी और डी रेस्ट में है, तो ई क्या बोलेगा? नहीं भाई, वो तो रेस्ट में नहीं है, वो तो मोशन में है। क्योंकि ई के हिसाब से जो बी सी डी है वो हमेशा इधर थोड़ी ना रहेंगे, ट्रेन तो चल रही है। तो ट्रेन चल रही है तो बी सी डी भी साथ साथ में चलेंगे। तो बी सी डी की पोजीशन भी चेंज होगी। अभी बी सी डी यहाँ पे है, कुछ देर बाद ये आगे पहुँच जाएंगे यहाँ कहीं पे। तो ई तो बोलेगा भाई ये लोग मोशन पे हैं। तो जिन बी सी और डी, जिन लोगों को ए बोलता है कि रेस्ट में है, वही लोग ई को मोशन में दिखाई देते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला नथिंग इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। जो चीज़ आपको रेस्ट में दिखाई दे वो किसी दूसरे को मोशन में दिख सकती है। जो चीज़ आपको मोशन में दिखाई दे वो किसी दूसरे को रेस्ट में महसूस हो सकती है। तो ये मतलब हुआ इस लाइन का, नथिंग इज़ इन एब्सोल्यूट रेस्ट और इन एब्सोल्यूट मोशन। देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट व्यूअर। तो इसका मतलब क्या है? व्यूअर कौन होता है? व्यूअर या फिर ऑब्जर्वर भी बोल सकते हो आप, ऑब्जर्वर। तो इस सिचुएशन में ऑब्जर्वर कौन है? ए और ई। अगर आप ए को ऑब्जर्वर बनाते हो तो ए के हिसाब से बी रेस्ट में है, सी रेस्ट में है, डी रेस्ट में है और ई मोशन में है। जबकि रियलिटी में तो अगर ए के हिसाब से ई मोशन में है, राइट। एक एक यहाँ पे एक पर्सन और खड़ा कर देते हैं, इसको पर्सन एफ बोल देते हैं। तो ए के हिसाब से जो ई है वो रेस्ट में है, बट सेम ई जो है, नहीं सॉरी, करेक्शन, गलत बोल दिया मैंने। ए के हिसाब से जो ई है वो मोशन में है। तो ए तो क्यों है? क्योंकि देखो ए तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो ए को तो ऐसा लगेगा ना कि जो ये जो ई है ये पीछे को जा रहा है। जब भी आगे आपने ट्रेन में आप बैठे होंगे तो आपने देखा होगा, जब भी ट्रेन आगे को जाती है तो जितनी भी चीज़ें हैं वो पीछे को जाती हुई दिखती हैं।
कोई अगर इन आदमी रोड में खड़ा हुआ भी है तो वो जो आदमी है वो ऐसे पीछे को जाता हुआ दिखता है, ट्रेन तो आगे को निकल जाती है। तो हम आपको क्या फ़ील होता है? आपको ये फ़ील होता है कि आप तो चल नहीं रहे हो, आप तो बैठे हुए हो ट्रेन की सीट में, आप थोड़ी ना चल रहे हो। तो वो आदमी तो कैसे यहाँ से यहाँ पहुँच गया? तो आपको तो यही फ़ील होगा ना कि वो पर्सन मोशन में है। तो आपके हिसाब से वो मोशन में है, आपके हिसाब से उस पर्सन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। वो जो पर्सन पहले यहाँ पे था, कुछ देर वो आप आगे निकल जाओगे और वो पर्सन पीछे छूट जाएगा। आप तो आगे निकल जाओगे और वो पर्सन जो है वो पीछे छूट जाएगा। तो आप तो जहाँ थे वहीं पे बैठे हुए हो, लेकिन आप तो नहीं चल रहे हो, लेकिन आपको तो ऐसा फील होगा कि पर्सन जो है वो पीछे को जा रहा है। तो आपके हिसाब से ये मोशन में है, तो ए के हिसाब से ई मोशन में है। लेकिन अगर एफ़ से पूछोगे कि एफ़ से पूछोगे कि ई मोशन में है या नहीं है, तो एफ़ बोलेगा कि रेस्ट में है, क्योंकि एफ़ को तो जो ई है वो रुका हुआ दिख रहा है। तो ये सारा खेल ऑब्जर्वर का है। ऑब्जर्वर चेंज कर दोगे तो स्टेटस भी चेंज हो जाएगा। कोई किसी ऑब्जेक्ट का स्टेटस मोशन में है तो वो उसके हिसाब से है, किसी दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से वो रेस्ट में हो सकता है। अगर तो ये मतलब हुआ इसका, देर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट एंड मोशन विदाउट व्यूवर। व्यूवर मेन है, ऑब्जर्वर मेन है। आप जो कुछ भी अपना स्टेटमेंट बोल रहे हो तो आप अपना स्टेटमेंट किस ऑब्जर्वर को ध्यान में रख के बोल रहे हो। फिर नेक्स्ट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है एक्चुअली? इट इज़ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस विथ ए क्लॉक। एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस जो एक्स वाई जेड एक्सेस बोलते हैं जिनको, लाइक दिस। ये मैंने बनाई एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, और इसमें घड़ी भी लगा दो। सपोज यहाँ पे मैंने घड़ी लग दी, एक क्लॉक। क्लॉक क्लॉक क्या करेगा? क्लॉक टाइम को मीज़र करेगा। क्लॉक का काम है टाइम मीज़र करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नीडेड टू लोकेट पोजिशन ऑफ पार्टिकल। किसी की भी पोजीशन लोकेट करते हैं हम जब इसी की मदद से करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ए से पूछेंगे कि भाई ए बताओ सी तुमसे कितने दूर है, ये ए की पोजीशन है, ये सी की पोजीशन है, तो ए और सी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सपोज़ ये 1 मीटर है, तो ए बोलेगा कि भाई जो सी है वो 1 मीटर दूर है। तो यहाँ पे जो ऑब्ज़र्वर है मैंने ए को बना दिया, राइट। तो यानी कि जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मैं ए को मान के चल रहा हूँ। ए जो है मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन है। ये देखो, मैंने जब सी की पोजीशन बताई तो किसकी मदद से बताई? ए की मदद से बताई कि जो सी है वो एक से 1 मीटर दूर है। सी जो है वो 1 से 1 मीटर दूर है। तो जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी की पार्टिकल की पोजीशन बताते हैं तो हम किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं। वो कौन है? ये ओरिजिन। इसी के हिसाब से हम फिर बाकियों के कोऑर्डिनेट बताते हैं। सपोज़ ये कोई पार्टिकल है तो ये कोऑर्डिनेट से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मीटर दूर है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये ओरिजिन से 1 मीटर दूर है, लेकिन कौन सा डायरेक्शन में? जेड डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बेसिकली यूज़ क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज़ है कि लोकेट करना पोजीशन को, किसी की भी पोजीशन को लोकेट करना है, वो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर सिंपल भाषा में, अगर काम चलाओ भाषा में समझाऊँ तो बेसिकली ऑब्जर्वर समझ लो। यहाँ पे अगर मैंने ए को ऑब्जर्वर बना दिया तो समझो मैंने कि ए को ओरिजिन मान लिया, और ए को ओरिजिन मान के मैंने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस तय खड़े कर दिए, लाइक दिस।
अगर मैं ए को ऑब्जर्वर मान रहा हूँ तो इमेजिन करो कि मैंने ए को ओरिजिन बना दिया है और एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर क्रिएट कर दिया है। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, और ए क्या है, ओरिजिन वाले पोजीशन में है। तो अब जितने भी पार्टिकल्स की मैं पोजीशन बताऊंगा वो ए के हिसाब से बताऊंगा। बी ए से इतने दूर है, सी ए से इतने दूर है, डी फलाना फलाना ना, तो ए के हिसाब से बताऊंगा। तो ए क्या है, ओरिजिन है। तो यही फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस होने चाहिए, एक्स वाई जेड, और आपस में सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि इनमें तुम कोई से भी 2 एक्सेस ले लो, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। वाई और सॉरी ये एक्स एक्सेस है, ये मैंने गलत निशान लगा, ये एक्स है। वाई और एक्स एक्सेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। वाई और जेड के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। जेड और एक्स के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होगा। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस विथ अ क्लॉक अटैच्ड। तो ये है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट करना। ठीक है। तो जब फिज़िक्स में हमें पार्टिकल की पोजीशन बहुत मायने रखती है सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, तभी हम बता पाते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अभी मैंने इस सिचुएशन में जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो कौन है, ए है। तो मैंने ए पे 3 एक्सेस ड्रॉ कर दिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अब मैं जो भी बताऊंगा वो ए के हिसाब से बताऊंगा कि ए के हिसाब से जो ई है वो क्या है, मोशन में है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे जाएगी तो ये जो पूरा जो ये ए है वो भी आगे जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो सिस्टम है ये भी आगे आगे जाएगा। तो ई की पोजीशन अपने आप चेंज होती होते रहनी है। ई हमेशा यहीं तो ना रहेगा, ए के हिसाब से यहाँ नहीं रहेगा। अभी ए और ई के बीच में इतनी डिस्टेंस है, इतना फासला है, इतना सा। लेकिन जब ए आगे पहुँच जाएगा तो वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो ए तो हिल नहीं रहा है, ए तो अपनी ट्रेन में बैठा हुआ है कुर्सी में। तो ए को तो ऐसा ही फील होगा ना कि ई चले गया पीछे को। ठीक है। अब ए से पूछो कि बी रेस्ट में है या मोशन में है, तो ए बोलेगा कि भाई बी तो रेस्ट में है, क्योंकि जैसे जैसे ट्रेन आगे जा रही है तो ए तो आगे जा ही रहा है, बी भी आगे जा रहा है। तो ए के हिसाब से बी रेस्ट में है, क्योंकि बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो बी के जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रही है। इससे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे बी के इस एक्सेस के हिसाब से, तो वो नहीं बदलने वाला, वो फिक्स रहने वाला है। तो जिसके कोऑर्डिनेट फिक्स रहेंगे वो रेस्ट में है, जिससे कोऑर्डिनेट बदलते रहेंगे वो मोशन में है, ए के हिसाब से। अगर मैं एफ़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लूँ, तो एफ़ को अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहा हूँ तो फिर मेरे को यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा 3 परपेंडिकुलर एक्सेस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अगर मैं एफ़ को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानता हूँ तो इसके हिसाब से फिर कहानी अलग होगी। इसके हिसाब से जो ई है, इसके हिसाब से एफ़ के हिसाब से जो ई है वो रेस्ट में होगा और जो बी है वो मोशन में होगा। क्यों? क्योंकि अब इस कोऑर्डिनेट फ्रेम के इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से ई के कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे। एफ भी वहीं है, ई भी वहीं है, तो ई जहाँ है वहीं पड़ा हुआ है, तो इसे जो लोकेशन है वो चेंज नहीं हो रही है। लेकिन ट्रेन मूव कर रही है तो बी अभी इधर है, तो एफ़ और ई के बीच में इतना सा डिस्टेंस है। जब बी थोड़ा आगे निकल जाएगा तो एफ़ और उसके बी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो बी की लोकेशन चेंज हो रही है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से। तो इसलिए अगर इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हो तो बी मोशन में है। तो इस एग्जांपल से हमने एक और चीज़ सीख ली कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आप अपनी सुविधा के अनुसार चूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको ए को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एफ़ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो, बी को मान सकते हो, सी को, किसी को भी मान सकते हो। जिसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाता है, जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है, जो आपके लिए ज़्यादा आसान है, उसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लास्ट लाइन क्या लिखी है, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन इन चूजिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज़ करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। सिंपल शब्दों में बोलें तो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। अगर कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि क्या है ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इतना समझ लो बस, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस हैं
और एक क्लॉक लगी हुई है। और अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऑब्जर्वर समझ लो बस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर मान के काम चला लो, बात बन जाएगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वर है विथ क्लॉक, एक ऐसा ऑब्जर्वर है जिसने घड़ी पहनी हुई है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, ऑब्जर्वर को आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो।